दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो। आज है 13 जून और आज इस वीडियो में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। इसमें जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं एक बार आप उसको अपने से भी ज़रूर पढ़ेंगे सो दैट कि वो डेवलप होगी, रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। और सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़िए जो यहाँ बताया गया है, क्योंकि वही सिर्फ रेलिवेंट है, बाकी पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं, उनका आपके एकेडमिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एडिटोरियल्स हमेशा से आते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट की तारीफ़, वो हमको क्या करना है उससे, जो परीक्षा में आए, जो लिखना है वही तो हम पढ़ेंगे ना। तो हम लोग सिर्फ उन टॉपिक्स को डील करेंगे जो हमारे GS1 और GS2 के सिलेबस से मैच करता हो। GS1 GS2 के सिलेबस में जो हम लिख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर से, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो कल का एक न्यूज़ है कि कुवैत में 49 वर्कर्स में से 40 वर्कर की डेथ हो गई। कैसे? फायर एक्सीडेंट से। अभी देखो कुवैत कहाँ है? कुवैत एक अरब कंट्री है ना। अरब कंट्री, यहाँ पे लोग क्यों जाते हैं? हमारे यहाँ से काफ़ी माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है वो अरब कंट्रीज़ जाती हैं इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि वहाँ का जो पेमेंट सिस्टम है वो यहाँ से ज़्यादा अच्छा है। रीज़न है कि वहाँ पे ज़्यादा स्किल्ड लोग नहीं हैं, है ना। उनके पास पैसा बहुत है लेकिन स्किल बहुत कम है, तो स्किल्ड लोग वो इंपोर्ट करते हैं, बदले में उनको मनचाहा पेमेंट करते हैं, और फिर ये लोग जो है जो पैसा लेते हैं, जो सैलरी लेते हैं वहाँ पे, वो फिर इंडिया भेजते हैं रेमिटेंसेस। तो जो रेमिटेंसेस है वो इंडिया का बहुत ही वैल्यूएबल होता है। इंडिया की जो फॉरेक्स रिज़र्व है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, उसको बढ़ाने के लिए, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये रेमिटेंसेस किससे आता है? उन वर्कर्स से आता है, उन पर्सनल से आता है जो अरब कंट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं। तो रिसेंटली कुवैत में जो इंसिडेंट हुआ है, हमको उससे मतलब नहीं है कि बस एक बार जानना है ये इंसिडेंट कहाँ हुआ है, कुवैत में हुआ है, दैट्स इट। अंदर क्या हुआ इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अभी देखिए इसमें जानने वाली चीज़ है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है? वो हैं कीर्तिवर्धन सिंह। ठीक है। अब जो माइग्रेंट्स जा रहे हैं अरब कंट्रीज़ में, पहले तो हम देखेंगे कि उसका पॉजिटिव और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है अगर कोई हमारे देश के लोग विदेश में काम कर रहे हैं तो? अभी देखो अरब कंट्रीज़ में गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है एक, है ना। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के कितने मेंबर? सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। और यही सब वो लोकेशंस है जहाँ पे मैक्सिमम माइग्रेंट पॉपुलेशन स्टे करते हैं और अपने जॉब के लिए मूव करते हैं। तो ये जो माइग्रेशन है इससे उनके होस्ट कंट्री यानी कि इंडिया और जहाँ जा रहे हैं उस कंट्री में बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो इंडिया पे पड़ता है वो है इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट इसलिए कि इंडिया देखो $87 बिलियन रेमिटेंसेज में मिला है 2021 में इंडिया को, है ना। तो ये पैसा कहाँ खर्च होता है? फिर ये पैसा खर्च होता है इंडिया में। तो ये फैमिली को सपोर्ट करने का काम करती है, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रीब्यूट टू नेशनल इकोनॉमी। जब पैसा विदेश से इंडिया आएगा और इंडिया में वो खर्च होगा तो इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो इनडायरेक्टली अगर हमारे माइग्रेंट्स वहाँ जा रहे हैं तो हमको इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है, रेमिटेंसेस का फ़ायदा हो रहा है। ये टॉपिक जब हम पढ़ रहे हैं, मैंने इसके लिए ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हालिया में हुए फायर इंसिडेंट जो कुवैत में हुआ या और भी जो क्राइसिस होते रहते हैं अरब कंट्रीज़ में, उससे हमारे माइग्रेंट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, माइग्रेंट होने के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिसलेनियस टाइप में। तो जो सेकंड बेनिफिट है इंडिया को वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के फॉर्म में, क्योंकि अगर कहीं से भी हमको नहीं पैसा मिला तो हम तो ये श्योर है हमारे पास कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमको रेमिटेंसेस के थ्रू मिलता रहेगा, है ना। वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का काम करता है। स्टेडी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता रहता है और जिसका यूटिलाइजेशन हमारे वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए और ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है फॉरेक्स रिजर्व।
दूसरा इंपॉर्टेंस है स्किल डेवलपमेंट। अब जो लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। जब काम करते हैं तो दे टेंड टू एक्वायर न्यू स्किल्स, एक्सपीरियंस। जब वहाँ काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पैसा उनके पास बहुत है, इन्वेस्टमेंट अच्छा रहता है, तो टेक्नोलॉजी अच्छी रहती है ना। जो सिस्टम्स हैं वो काफ़ी एफिशिएंट रहते हैं, तो वो चीज़ हम रेप्लिकेट इंडिया में कर सकते हैं। जब रिटर्न आए इंडिया में तो वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और लोकल इकोनॉमीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इवन एंटरप्रेन्योर बनने के चांसेस उनके रहते हैं, क्योंकि वहाँ से कमा के आते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट ये यहाँ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। प्रोफेशनल ग्रोथ, सिमिलरली इंटरनेशनल वर्क इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे लोग अपना प्रोफेशनल स्किल ज़्यादा बढ़ा पाते हैं। फिर बायलैटरल रिलेशंस को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, एक दूसरे के लिए सॉफ्ट पावर बनता है ना। जो अरब कंट्रीज़ हैं वो रिझाने की कोशिश करेंगे इंडियन पॉपुलेशन को, उसके लिए वो इंडियन गवर्नमेंट से अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे। इंडिया अरब कंट्रीज़ को रिझा के रखेगी क्योंकि इनका मेजर पॉपुलेशन वहाँ काम कर रहा है, तो ये उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करेंगे। तो जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन है, इन सब का रिलेशन अच्छा है। यहाँ पे एग्जांपल भी कोट किए जा सकते हैं। अभी देखोगे कि एक आईआईटी है, उसने अपना एक कैंपस यूएई में खोला है, ठीक है। ये आप कमेंट करोगे कि कौन से आईआईटी ने रिसेंटली अपना एक सेंटर, एक्सटेंशन सेंटर जो है वो यूएई में खोला है। इसको ज़रूर आप कमेंट करें। कमेंट नहीं करते हो यार तुम लोग, कमेंट नहीं करते हो तो पता नहीं चलता है कि वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो। इतना मेहनत जो होता है उसके पीछे वो फ्रूटफुल है कि नहीं है। पॉजिटिव इफेक्ट में हम सोशल बेनिफिट्स भी देखते हैं कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते हैं क्योंकि पैसा बढ़ेगा। फिर एम्पावर होते हैं लोग क्योंकि सोशल मोबिलिटी उनकी बढ़ती है। जहाँ पे सोशल मोबिलिटी बढ़ेगी तो वहाँ जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं वो अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएंगे। वहीं इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन होता है और ह्यूमन राइट इश्यूज़ होते हैं। क्या होता है, कोई लेबर वहाँ अगर जाता है, स्किल्ड लेबर की बात करें तो उनको तो ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होती है, लेकिन जो लेबर होता है अगर वो वहाँ जाता है तो वो क्या होता है, सबसे पहले अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देता है एजेंसी को जहां वो काम करता है। तो वो एजेंसी के पास जब इनका पासपोर्ट आ जाता है तो जब तक एजेंसी नहीं चाहेगी ये वर्कर वापस अपने घर नहीं लौट सकता है। फिर इसको अंदर क्या यातना झेलनी पड़ रही है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वहाँ कोई रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं है। जो लेबर लॉज हैं वो है, बट उतने स्ट्रिक्ट पालन भी होता होगा कह सकते हैं, बट एक्सप्लॉयटेशन कुड बी एन इशू, है ना। तो कहीं कहीं वेजेस भी कम रहते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, पुअर वर्किंग कंडीशंस, है ना। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ब्रीचेज होते हैं, ठीक है। लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज़, सोने के लिए बेड है तो वो सिर्फ डॉर्मेट्री टाइप है, बाथरूम जैसे गंदा है, तो ये सब जो है इश्यूज़ हैं लेबर के वहाँ पे। फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, लोगों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होती है ना। जैसे कुवैत जैसे कंट्री में जैसे कोई काम करता है, कुवैत है या लीबिया है, सब कंट्री में अगर कोई काम करने जाता है तो उनको उनके जहाँ रेसिडेंस है वहाँ से फैक्ट्री ले जाने के लिए आर्म्ड व्हीकल्स रहते हैं, सो दैट कि उन पर अटैक ना हो। ये आर्म्ड व्हीकल्स रहते हैं, तो जब एक बार वो ऑफिस से घर आ जाते हैं तो उनको इजाज़त नहीं होती कि वो घर से बाहर निकलें, है ना। किसी निश्चित डे में कंपनी की गाड़ी आएगी और उनको ले जाएगी मार्केटिंग के लिए, वहाँ से सामान खरीदवा के फिर वापस चले जाएंगे। ये चीज़ दुबई वगैरह में नहीं है, ओमान में नहीं है, लेकिन जो थोड़ी एथनिक स्ट्राइफ लीडन जो स्टेट है वहाँ पे वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो जाता है। लीगल प्रोटेक्शन का जो चांसेस है वो कम रहता है ना। कफाला सिस्टम एक होता है, आप मुझे कमेंट करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कफाला सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कफाला सिस्टम इज़ रिलेटेड टू, कफाला सिस्टम इज़ रिलेटेड टू। फिर देखो अगर यहाँ से वहाँ जाते हैं तो फैमिली सेपरेशन होता है, उसका सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। फिर शादीशुदा ज़िंदगी है एक यहाँ वहाँ, तो स्ट्रेन आता है उसमें। फिर रेमिटेंसेस पे डिपेंडेंसी हमारी बढ़ जाती है। जैसे जैसे माइग्रेंट पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा रहता है तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ पैसा भेजने लगते हैं, तो धीरे धीरे क्या है, हम लोकल इकोनॉमी को वल्नरेबल बना देते हैं कि वहाँ से रेमिटेंसेस नहीं आएंगी तो वो शॉक हो जाएगा। अभी जैसे देखो अयोध्या का इशू ले लो, अभी क्या हुआ है, इलेक्शन रिजल्ट के बाद अयोध्या में अचानक से फुटफॉल कम हो गया है विजिटर्स का। बहुत रीज़न हो सकते हैं, हीट वेव है या जो भी फैक्टर्स है। उसका नुकसान किसको हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है वहाँ के लोकल लोगों को। वहाँ का जो ई रिक्शा चालक है, जो दुकानदार हैं, जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया था हेवी, उनको अब वो कमाई नहीं हो रही है। यही चीज़ यहाँ हो सकता है कि रेमिटेंसेस अगर कम हुए तो इकोनॉमिक रिस्क बढ़ जाएगा। फिर लोकल डेवलपमेंट में नेगलेक्ट होता है क्योंकि रेमिटेंसेस पे ज़्यादा डिपेंडेंस होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या जॉब क्रिएशन करने हैं उस पर ध्यान नहीं जाएगा, बजाय इसके कि वेट करेगा कि वहाँ से कब पैसा आएगा, है ना। तो दैट परपेचुएट्स ए साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एम्प्लॉयमेंट। फिर कल्चरल और सोशल चैलेंजेस भी हैं। चलो अब ये आर्टिकल फूड इन्फ्लेशन से है।
अभी अर्बन इंडिया में एक डेटा जो आया है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो आया है, उसमें ये बोल रहा है कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है 8.83%। हमारे लिए जानने की चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं जिसको हम मापते हैं, जो इंडिकेट होते हैं। इन्फ्लेशन अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, इसका बेस ईयर क्या है और भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या रिटेल प्राइस इंडेक्स जो है उसका कौन इशू करता है, बेस ईयर क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम देखते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन सब चीज़ों से हम इन्फ्लेशन के इंडेक्सेस को मापते हैं। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए अलग, रूरल लेबरर्स के लिए अलग और रूरल अर्बन कंबाइंड CPI एक होता है। एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है जिसको रिलीज़ करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो रिफ्लेक्ट करता है कि होलसेल लेवल पे प्राइस के क्या चेंजेस हुए हैं, है ना। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बताता है कि जो रिटेल लेवल पे सेल हो रहा है उसमें कितने चेंजेस हुए हैं। फिर हम एक GDP डिफ्लेटर और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पढ़ते हैं। ये सब इंडेक्सेस हैं ये जानने के लिए कि इन्फ्लेशन हम कैसे मापते हैं इंडिया में। तो इन सब चीज़ों से हम इन्फ्लेशन माप सकते हैं। ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस कैन बी यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया, है ना। तो ये चारों ऑप्शन हो जाएगा सही। अब देखो होलसेल और रिटेल में क्या, या होलसेल या कंज्यूमर इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है। जो होलसेल इन्फ्लेशन होता है वो होता है एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल, जबकि जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है दैट इज़ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द कंज्यूमर लेवल। गौर करना, ये प्राइसेज ऑफ ओनली गुड्स हैं, इसमें प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं। किस पे? कंज्यूमर लेवल पे। ये कहाँ रहता है? होलसेल लेवल पे, ठीक है। तो होलसेल लेवल में सर्विसेज इंक्लूड नहीं रहती हैं। ये तुम्हारा जो कंप्लीटली जो ये रहता है, किस पे रहता है? होलसेल लेवल पे रहता है, ठीक है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें फ्यूल, पावर, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट यही सब इंक्लूड होते हैं, बेसिकली प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं। CPI में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, दोनों गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं और उसमें उतने आइटम्स होते हैं जो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है। तो ये वाला जो चीज़ है डेली यूज़ के आइटम हो सकते हैं, ये प्राइमरी आर्टिकल्स जो हो सकते हैं मेजर ब्रॉड कैटेगरी में, है ना। एकदम ब्रॉड कैटेगरी में क्या हो सकता है? ऑटोमोबाइल का दाम कितना हो सकता है, स्टील प्राइसेस में क्या होंगे, है ना। फूड प्राइसेस में एक बास्केट ऑफ फूड बना के ग्रेन्स का कितना होगा, कमोडिटी का कितना होगा, तो वो सब होलसेल प्राइस इंडेक्स से डिक्लूड होता है। इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूडेड है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज़ कहाँ होता है? हम क्यों होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों निकालते हैं? तो ये देखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज़ पॉलिसी मेकर्स करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, वो उनको ये जानना रहता है कि अभी होलसेल लेवल पे प्राइसेस का क्या फ्लक्चुएशन है, क्या लेवल है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि कितना इन्फ्लेशनरी प्रेशर है कंट्री पे बिफोर दे रीच टू द कंज्यूमर, वो जानने की कोशिश होलसेल प्राइस इंडेक्स से हम करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है दैट इज़ यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक, दैट इज़ RBI, किसके लिए? मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस के लिए, कि लोगों के पास फाइनल जो इन्फ्लेशन है उसको हम बोलते हैं CPI, ठीक है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो है उसके लिए, या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको मापने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्वॉल्व होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये जो बताया गया ना, काफ़ी शॉर्ट करके, काफ़ी पिक करके चीज़ों को लिखा गया है इसमें, तो इसको ज़रूर रिवाइज करना बार बार। होलसेल प्राइस इंडेक्स कब रिलीज होता है? मंथली रिलीज होता है। बेस ईयर क्या है? बेस ईयर अभी का जो है वो 2011-12 है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का अगर देखें तो ये भी मंथली आता है, इसका बेस ईयर जो है वो 2012 है ना। तो ये भी पूछता है बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्सेस, या दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे लिखे जा सकते हैं ऑप्शंस में, तो आपको सही गलत वहाँ से करना होगा। कौन कौन इशू करता है हमने उसको देख लिया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है इसका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। चलो अब आते हैं, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी साइंटिस्ट फाइंड 3 न्यू क्रेटर्स ऑन मार्स सरफेस, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस में क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे, प्रीलिम्स में बनेगा कि मार्स सरफेस पे क्रेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी लेबोरेटरी ने काम किया? तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने काम किया। तो उनका नाम भी उन्होंने रखा है,
देखो लाल क्रेटर किसके नाम पे? देवेंद्र लाल के नाम पे, जो एक इंडियन जियोफिजिस्ट और डायरेक्टर ऑफ पीआरएल रहे हैं 1972 से 83 तक। दूसरा क्रेटर मुरसान क्रेटर, ठीक है। तीसरा क्रेटर हिल्सा क्रेटर। कितना गैप है, क्या है, वो सब कुछ नहीं करना। 3 नाम है इसमें इंपॉर्टेंट, लाल, मुरसान और हिल्सा। इन तीनों को याद रखना है। लाल, मुरसान एंड हिल्सा आर रिलेटेड टू, है ना। तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से फाइंड करना। तो ये है क्रेटर्स, जिसको आइडेंटिफाई किया है किसने? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी पीआरएल ने इसको आइडेंटिफाई किया है। अभी देखो लोकसभा सेशन स्टार्ट होने वाला है 24 जून से। नए एमपीज जो इलेक्ट हुए हैं वो ओथ लेंगे, स्पीकर का इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन स्पीकर का होगा तो उससे पहले ओथ कौन दिलवाएंगे, फर्स्ट सीटिंग में प्रेसिडाइज कौन करेंगे? तो ये सब के लिए हम लोग कुछ की टर्म्स देख लेते हैं कि पार्लियामेंट से रिलेटेड कौन कौन से की टर्म्स हैं। समनिंग, प्रोरोगेशन कौन करता है, समन कौन करता है, एडजर्नमेंट कौन करता है, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सिने डाई में क्या डिफरेंस है, कोरम क्या होता है, कितना मिनिमम कोरम चाहिए ताकि हम बिजनेस कंडक्ट कर सकें, मोशंस क्या होते हैं, बिल क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, 0 आवर, डिबेट, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कट मोशन, स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी, जॉइंट कमेटी, बजट, अप्रोप्रिएशन बिल, जिलोटिन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रोटेम स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, मनी बिल। इतने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जहाँ पे आप आर्टिकल नंबर लिख सकते हैं। प्लीज़ आप आर्टिकल नंबर लिखें, इसका नोट्स बना लीजिए ज़रूर से। जो भी की टर्म्स हैं उनका जो अगर आर्टिकल नंबर आपको पता है तो उसका आर्टिकल नंबर मेंशन करें। आर्टिकल नंबर नहीं पता है तो उसके बारे में एटलीस्ट जो है 2 से 3 लाइन आप लिख के रखेंगे, सो दैट कि उसको फाइनली आप यूटिलाइज़ करेंगे अपने पॉलिटी का जो आपका फाइनल नोट्स होगा उसमें, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत ही इसेंशियल हो जाता है। और चूँकि नया पार्लियामेंट गठन हो रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि यहाँ से सवाल बने। अखिलेश रिजाइंस एज एमएलए फ्रॉम यूपी असेंबली विल रिप्रेजेंट कन्नौज इन लोकसभा। देखो यहाँ से हमको क्या जानने की ज़रूरत है, अगर कोई पर्सन ऑलरेडी एमएलए है उसके बाद वो एमपी में इलेक्ट हो जाता है तो हमारा संविधान क्या कहता है, उसको क्या दोनों पोस्ट वो साइमल्टेनियसली रख सकता है? नहीं रख सकता। अगर नहीं रख सकता तो कितने दिनों की बाउंडेशन है, हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के तक वो बिना रिज़ाइन किए रह सकता है? क्योंकि अगर वो रिज़ाइन नहीं करेंगे तो इनमें दोनों में से कोई एक सीट जो है ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी। वो सीट कौन सी वैकेंट होगी ये क्लियरली लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है ना। आप पलटिए चैप्टर को, पार्लियामेंट वाला, उसमें लिखा हुआ है ये, उससे आप पढ़िए, है ना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर एमएलए एमपी की बात होगी, अगर कोई राज्यसभा में इलेक्टेड है और वो लोकसभा का चुनाव जीत गया तो इन दोनों में कौन सा मेंबरशिप उसका वैलिड रहेगा और उसको रिज़ाइन कितने दिनों में करना है, इसका डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, ये सब इसमें जानने लायक चीज़ है जो लक्ष्मीकांत में जाके पढ़ना है। नेपाल सीक्स इंडियाज़ हेल्प टू सेटअप जन औषधि केंद्र। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जन औषधि केंद्र जो इंडिया में इस्टेब्लिश हो रहे हैं, ये जन औषधि केंद्र और बाकी कौन कौन सी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है? तो मॉरिशस ने किया था, अब नेपाल अप्रोच कर रहा है कि वो जन औषधि केंद्र इस कंट्री में इस्टेब्लिश करेगा, है ना। इंडिया सेकेंड रैंक इन नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सबसे पहला तो जानना होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो एमिशन होता है वो किस किस चीज़ से होता है। तो इसके लिए अगर आर्टिकल देखोगे तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, जैसे अमोनिया है, एनिमल मैन्यूर है, उसका 74 ऑफ द टोटल एंथ्रोपोजेनिक N2O एमिशंस इन द लास्ट डिकेड। N2O एमिशंस N2O है, N2O है। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, फिर रेडियो एक्टिव फोर्सिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, है ना। इन सब कारण से नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और अभी जो रिपोर्ट आया है इसके तहत इंडिया रैंक सेकंड इन द नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस। और ये रिपोर्ट जो है कहाँ छपा है? ये रिपोर्ट छपा है अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में, ठीक है।
ये आर्टिकल खुद से पढ़ लेना फॉर सेल्फ रीडिंग। वाई? बिकॉज गूगल का एल्गोरिदम कैसे काम करता है वो इसमें जानने लायक चीज़ है। अभी क्या है, आर्म्ड फोर्सेस में अभी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे हमने अग्निवीर का देखा था कि अग्निवीर जब लॉन्च हुआ था तो इसके बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था। रीज़न ये था कि ये क्या कर रहा था, मात्र 4 ईयर सर्विस दे रहा था। फिर इसमें कोई प्रावधान नहीं था पेंशन वगैरह का, कोई भी ग्रेचुइटी का प्रावधान नहीं था, क्योंकि 5 साल नौकरी करने के बाद ग्रेचुइटी मिलती है, तो वो ग्रेचुइटी नहीं मिल रही थी इसमें। और भी बहुत सारी चीज़ें थीं जो नॉर्मल आर्मी को मिलती थी, वो अग्निवीर में हटा दी गई थी। लेकिन जब फुटफॉल हुआ इसका, तो अब क्या है, उसको रिवाइज़ करने के लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अग्निवीर के जो कार्यकाल है इसका, ये 4 साल से बढ़ा के 7 या 8 साल कर दिया जाएगा। फिर उनकी ट्रेनिंग को और ज़्यादा एडवांस किया जाएगा। अभी मात्र 25% रिटेन हो रहे थे, 75% को वापस जाना पड़ रहा था। तो ये रिटेन नंबर जो है 25% से बढ़ा के 70 to 80% करने का भी प्रावधान रखा गया है। और ये रिटेनमेंट मतलब एक स्लॉट वाइज निकालते रहेंगे कि 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 2 साल नहीं मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टेन ईयर, उसके बाद से स्लॉट वाइज निकालते रहेंगे कि कब को किसका रिटायरमेंट होगा। तो बेसिकली अग्निवीर से रिलेटेड ये सब चल रहा है, और ज़्यादा आएगा तो हम इसमें और डिटेल में देखेंगे। जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ रख दिया गया है और कोसिया कुटोली का नाम कैंची धाम रख दिया गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज्योतिर्मठ जो है उसको बद्रीनाथ धाम का गेटवे कहा जाता है। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट है ना। आज का न्यूज़पेपर फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस के कम आर्टिकल्स हैं, प्रीलिम्स के ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। तो जोशीमठ का नाम क्या रखा गया है? ज्योतिर्मठ। और कोसिया कुटोली इसका नाम क्या रखा गया है? कैंची धाम। ज्योतिर्मठ को हम किसके लिए जानते हैं? ये गेटवे है बद्रीनाथ धाम के लिए, है ना। तो इस आर्टिकल से हमको इतना पता लग गया। गवर्नमेंट प्रोपोजेज न्यू मिलिट्री सर्विस। अब देखो, जिस तरह का हमारा अग्निवीर वाला प्रोग्राम है उससे थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन जो है वो जर्मनी में लाने की कोशिश हो रही है। वो क्या है कि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि वहाँ पे जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उसकी काफ़ी कमी हो गई है। और चूँकि अभी रशिया और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ टेंशन्स भी बढ़ रहे हैं, तो इसके लेके वो अभी ओपन करना चाहते हैं कि कोई वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस देना चाहता है तो वो आके दे सकता है। बाकी सूटेबिलिटी उनके बेसिस पे डिफाइन होगी। बेसिकली इससे रिलेटेड ऐसा पूछ सकता है कि अग्निवीर जैसा प्रोग्राम और कौन सी कंट्री अभी रिसेंट में लॉन्च करने का सोच रही है, तो दैट इज़ वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस बाय जर्मनी। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। ये PDF अपलोड हो जाएगा, इसको ज़रूर देख लेना। जो नोमेनक्लेचर पार्लियामेंट से रिलेटेड है इसको ज़रूर पढ़ लेना, इसका नोट्स बना लेना। लक्ष्मीकांत में मैंने एक चीज़ सर्च करने बोला है, ये चीज़ ज़रूर सर्च कर लेना। और कमेंट में 1 या 2 क्वेश्चन दिया है, उसको भी कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। बाय बाय।